प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हम आज समीक्षा करने जा रहे हैं आयुष मंत्रालय की। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक जी। येसो नाइक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही कि जब ये सरकार आई, आयुष मंत्रालय का अलग से गठन हुआ, 2 सबसे अहम उपलब्धियां क्या रही हैं पिछले 2 सालों में? माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब आयुष मंत्रालय अलग बना तो यही लोगों की कई अपेक्षाएं थी और होगी ही, स्वाभाविक हो सकती है। तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में योग जो आयुष का एक फैक्टर है, एक पैथी है योग और नेचुरोपैथी, उस फैक्टर को पूरे दुनिया में फैलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आयुष मंत्रालय ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। आप तो जानते हैं 21 जून 2015 को पहला इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में हमने मनाया और जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आए कि छोटे वक्त में, कम वक्त में इतना बड़ा प्रोग्राम होना एक अपने आप एक अच्छी मिसाल थी। इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है उसमें 2 रिकॉर्ड हमें मिले। पहला था एक ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा कर रहे थे और इसमें पार्टिसिपेशन जो बाहर की कंट्री थी उसको 84 बाहर के कंट्रीज उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। ऐसे 2 रिकॉर्ड उसके हो गए। दूसरा जो मुझे बताने में खुशी है, जिनेवा में आयुष को और जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ जगह दी है और इसके आगे हमारा आयुष, हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पूरी दुनिया में जाने के लिए अभी तैयार हो गई है। एक सवाल है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की गई थी और उसको लेकर ये कहा गया था कि हर ब्लॉक में हम आयुष अस्पताल खोलेंगे। कितनी प्रगति हुई अभी तक और राज्यों से इस मामले में कितना सहयोग आप लोगों को मिल पाया? गए 2 साल से आयुष मंत्रालय के प्रयास जो है तो हम बहुत आगे बढ़े हैं। सबसे पहले हर साल में हमने पूरे राज्यों के आयुष मंत्री या हेल्थ मिनिस्टर जिसके पास आयुष का चार्ज है उनकी मीटिंग यहाँ ले ली। किस तरह से आयुष को बढ़ावा देना है इसके ऊपर चर्चा हुई। उसकी डिफिकल्टीज क्या है, क्या उनके मन में क्या है, ये भी हमने निकाल के जिस तरह के उन्होंने कहा उसी तरह की कार्रवाई हमने करने शुरू कर दी। हमने आयुष मिशन प्रस्तावित किया। आयुष मिशन के अंडर जो सेंट्रलाइज स्कीम थे उसमें आयुष मिशन के अंडर उसको लाके उसी जो पैसा उस मिशन के तहत उनको देते हैं और उनसे जो ईयरली प्लान जो उनका है उसी के मुताबिक हमको और भी फंडिंग उसको हमने दे दिया। जैसा आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात हमने आयुष मिशन में की है। हर डिस्ट्रिक्ट को एक हॉस्पिटल, आयुष का हॉस्पिटल रहना ये हमने तय किया है और प्रपोजल भी कई साल से आने शुरू हो गए। साल में हमको 14 प्रपोजल आए, 14 राज्यों के 14 प्रपोजल आए। इस साल में क्योंकि कई लोगों ने, कई राज्यों ने उनका जो प्रोविजन 40% का प्रोविजन करना है वो नहीं किया था, इसलिए कम आ गए। लेकिन इस साल में मुझे उम्मीद है कि इस हॉस्पिटल के प्रस्ताव ज़्यादा आएंगे और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अभी तक जो प्रचार पद्धतियां हमारी हुई, जनजागृति हुई, हमने बहुत से आरोग्य के लोगों को आयुष क्या है, किसी को पता भी नहीं था कि आयुष क्या है। इस तरह से लोगों का, लाखों लोगों तक हम आरोग्य के जरिए आगे गए और आज लोगों को प्रचार हो गया है। लेकिन प्रचार से नहीं चलता है, आज अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, ठीक तरह से रिसर्च भी होना चाहिए। इसी तरह का प्रयास इसी क्षेत्रों में ही हमारा प्रयास अभी चालू है। बिल्कुल, जिला स्तर पर आयुष अस्पताल हो, आगे भी ब्लॉक स्तर पर जाए, इसमें जरूर समय लगेगा। लेकिन नाइक जी, एक अहम मुद्दा रहा है कि जो जिला स्तर पर सरकारी अस्पताल हैं जहां एलोपैथी की दवाएं मिलती हैं, वहां सारे अस्पतालों में आयुष की दवाएं, आयुर्वेद की दवाएं भी मिलें। इस दिशा में क्या पहल हुई है और क्या अभी तक? जरूर हमारे इस सिस्टम में नेशनल मिशन, जो हमारा आयुष नेशनल मिशन है, उनमें हमने ये प्रावधान किया हुआ है। खाली जिला हॉस्पिटल ही नहीं, लेकिन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गांव में, वहाँ भी हमारा एक डॉक्टर को लोकेशन स्कीम के लिए हम को लोकेशन बोलते हैं, वहाँ आयुष का एक डॉक्टर वहाँ बैठेगा, उनके लिए जो सब आयुष की मेडिसिन दवाइयाँ हैं वो वहाँ तक पहुँच जाने की व्यवस्था शुरू हो गई है। और जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक वार्ड
आयुष के लिए आरक्षित करने के लिए हमने कहा हुआ है, और इसके लिए जो कुछ फंडिंग चाहिए वो फंडिंग शुरू हो गया है और अलग अलग अभी हो रहा है, ऐसा मुझे पता है। लेकिन एक चुनौती ये भी है आयुर्वेद के डॉक्टरों को उपलब्ध कराने की। आप देखें तो आयुष के जो डॉक्टर हैं वो उस तरह से मुहैया नहीं हो पाते हैं, खासतौर पर एक पहचान नहीं है जिस तरह एलोपैथी के डॉक्टरों की होती है। तो ज़्यादा डॉक्टर तैयार हों, योग्य डॉक्टर तैयार हों, इस दिशा में क्या पहल हुई है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जो दिखाई दे रही है आने वाले वर्षों में। डॉक्टर की कमी नहीं है। अभी हमने जो हिसाब पीछे का सब निकाला, कम से कम 7 लाख डॉक्टर आयुषपैथी के, उसमें होम्योपैथी के, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा, आखिर तो सब हमारी ये पद्धतियाँ हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कहाँ काम कर रहे हैं? ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, ये मिशन हमारे डॉक्टरी आयुष के डॉक्टरी चलाते हैं, हर गांव में वही जाते हैं। और यहाँ कम से कम 34,000 डॉक्टर जो है हमारे इसमें नेशनल हेल्थ मिशन में लगे हुए हैं। और हमारे आयुष मिशन के जरिए जहाँ जहाँ कोलोकेशन है वहाँ कहीं डॉक्टर है, इसी के तरह वहाँ काम कर रहे हैं। डॉक्टर की कमी नहीं है। डॉक्टर की कमी यही है कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हमने उनको प्रस्तापित वहाँ करना है, तभी तो हो जाएगा। लेकिन अभी तो शुरुआत हो गई है। जो डॉक्टर है अभी कॉलेज कम से कम 250 आयुर्वेदा के कॉलेज चल रहे हैं, 150-200 अनाज है, 200 होम्योपैथी के चल रहे हैं, यूनानी के है, सिद्धा के है। हर साल डॉक्टर तो नए नए डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर की कमी नहीं पड़ेगी। और नए हॉस्पिटल, नए कॉलेजेस अभी खुल रही है, लेकिन डॉक्टर की कमी नहीं पड़ेगी। इतना ही, जिसको जॉब सिक्योरिटी जब होगा तभी उसका फ्लो जो है ज़्यादा होगा, और ये करने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। आपने कहा नए अस्पताल और नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में देखें तो रिसर्च को लेकर बहुत सवाल उठते रहे हैं। एलोपैथी में रिसर्च का एक बड़ा इतिहास रहा है और ये माना जाता रहा है कि जो भी रिसर्च हो रहा है वो निजी संस्थान आयुर्वेद में ज़्यादा कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर क्या पहल की गई है? क्योंकि ये एक भरोसे की कमी कहीं ना कहीं लोगों में लगती है। उन्हें आयुर्वेद पर तो विश्वास है, लेकिन आयुर्वेद का इलाज करने वाला जो डॉक्टर है वो जो दवा लिख रहा है उस पर उतना भरोसा नहीं जितना आयुर्वेद पर है। आपकी बात कई प्रमाण में सही है, और इसलिए हमने रिसर्च के ऊपर जोर दिया है। हर पैथी के, यानी आयुर्वेदा के, यूनानी के, हमारी काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है। इस काउंसिल से आयुर्वेदा के ही कम से कम 31 रिसर्च सेंटर हमारे बनाए हुए हैं। हम रिसर्च सेंटर, नए नए रिसर्च सेंटर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पहले ज़माने में आयुर्वेदा पर विश्वास था, जैसा आपने कहा, लेकिन हम ही गुनहगार है, हम ही उसके जिम्मेदार है कि वो विश्वास थोड़ा सा ढल क्यों गया। बहुत से उसके कारण है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विश्वास फिर एक बार प्रस्तावित करने के लिए रिसर्च की ओर जोर देना है, और आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। यूनानी के अलग काउंसिल है, उनके अलग रिसर्च सेंटर है, सिद्धा के है, होम्योपैथी के है। और आज मैं कह सकता हूँ कि कहीं कहीं रिसर्च आ रहे हैं। अभी मैं आपको बता, 2-3 मेडिसिन हमने खुद, हमारे आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर है, उन्होंने डायबिटीज के ऊपर 2-3 औषध निकाले हैं, मेडिसिन निकाले हुए, और ये अभी मार्केट में, अभी कई कंपनी के लिए भी हमने प्रोडक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, और वो हम आधा रॉयल्टी आधा हम बांट लेंगे। एक प्रोडक्ट अभी हमें अगले हफ्ते में मेरे ख्याल से हम लोगों के सामने लाएंगे, डायबिटीज़ के ऊपर गोलियां निकाली है। अच्छा, रिसर्च अभी शुरू हुए हैं, कई वक्त लगेगा। कई प्राइवेट लोग भी है, वो तो अपने आप करते हैं, लेकिन हमने हमारे स्कीम के तहत हमने किया है, उनको बुलाया है, आपके पास जो कुछ रिसर्च हो, ट्रेडिशनल हो, कैसा भी हो, लाए। यदि उसमें कुछ दम है, तथ्य है, तो हम रिसर्च कराएंगे, और उसको जो कुछ देना है, रॉयल्टी देना है, क्या देना है, वो बाद में तय करेंगे। लेकिन अभी रिसर्च आगे बढ़ रहा है, और एक साल में आपको उसके नतीजे निश्चित तौर से दिखेंगे। श्रीपद येसो नायक जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ये साइड से थोड़े छोड़े कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है सर ये साइड से? नहीं, नोज पियर्सिंग यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री श्रीपद यसो नाइक जी से। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि आयुर्वेद की डायबिटीज की नई दवा आई है। एक जो चिंता देखने को मिलती है कि आयुर्वेद की दवाओं को लेकर कोई मानकीकरण नहीं है, या ये कह सकें कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं, बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी हैं तो बहुत ऐसी छोटी कंपनियां भी हैं जिनकी दवाओं पर उतना भरोसा लोगों को नहीं है। तो इस बारे में क्या कोई कदम उठाया गया? क्योंकि देखें, आयुर्वेद का बाजार न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर बहुत बढ़ रहा है, लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ भी रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है कि कैसे ये पता चले कि जो दवा लोग खरीदने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और एक मानक पर खरी है। आपका सवाल ठीक है। कई लोग कुछ निजी स्वार्थ के लिए ऐसे कोई घटिया काम करते हैं, हमारे भी ध्यान में आ गया है। लेकिन मंत्रालय ने ठीक तरह से इसका मानकीकरण ठीक हो, उसका प्रोडक्शन में कोई त्रुटि ना हो, इसलिए बहुत सारे लेबोरेटरी के लिए राज्य में मदद करिए। हेल्थ ये राज्य का विषय है, इसके बारे में जो कुछ सपोर्ट करना है हम आयुष मंत्रालय हर रोज हमेशा करते आ रहा है। और इसी भी सख्त इसके लिए हमने सेंटर में भी ड्रग कंट्रोल का ये भी अलग मांगा हुआ है, आयुष का अलग, हेल्थ का अलग ऐसा मांगा हुआ है। इसका कारण ही ये है, और हमारे लिए कम से कम 12 नया स्टाफ प्राइम मिनिस्टर ने उसको सैंक्शन दी हुई है। और हर ये जो राज्य सरकार वो है ही है, लेकिन हमारी ओर से भी विजिलेंस के लिए इस तरह के स्टाफ की नियुक्ति अभी होने लगी है। उनको फाइनेंशियल एड्स हम लेबोरेटरी को दे रहे हैं कि सख्त से सख्त आप हर सैंपल चेक करके, और कुछ है अपील के लिए और कुछ हमारी जरूरत हो आप सेंटर में भेज दो, केंद्र में भेज दो, हम इसके बारे में निश्चित तौर से आपको मदद करेंगे। इस तरह का अभी हमारा प्रयास जो है इसी डायरेक्शन में चल रहा है। आप तो जानते हैं 2 साल में सब कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं। हमारा एक कंट्री इतना बड़ा है, इतना पॉपुलेशन है, तो एक ही साल में या 2 साल में हम सब कुछ करेंगे ऐसा हमारा दावा नहीं है। लेकिन काम तो निश्चित तौर से शुरू हुआ है, और आपको एक अगले कई सालों में हम निश्चित तौर से ये कंप्लेंट किसी के आने नहीं देंगे। चलिए, एक और सवाल है। एम्स के तर्ज पर जो है एक संस्थान की बात हो रही थी आयुष में, उस पर कितनी प्रगति हुई है जो दिल्ली में बनने वाला है? और क्या इस तरह का जो संस्थान है उसे बाकी राज्यों में भी अलग जगह पर भी बनाने की कोई? जरूर। आज जब लोग अभी हम कभी कहते हैं ना, शक्कर जो है ये तो स्वीट रहता है, लेकिन कब जिप पर डालने के बाद ही तो मालूम पड़ता है। खुद का अनुभव उसमें लेना चाहिए। आयुष अच्छा ये है वो है हम करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह की व्यवस्था हमारे पास नहीं होगी तो कौन मानेंगे? तो इसलिए हम पहला आयुष के धरती पर एम्स जो है ना, वो हम पहली बार दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। मुझे बताने में खुशी है कि अगले 2-3 महीने में हम इसका इनाग्रेशन भी कर लेंगे, क्योंकि हमारा काम सब पूरा हुआ है। हमने वहाँ ओपीडी शुरू कर दी है, लेकिन थोड़ी सी वो जो फायर डिपार्टमेंट होता है राज्य सरकार का, उसी के कारण हमें एनओसी मिली नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से एक 8-10 दिन में मिलेगी। इसके बाद में पूरा इसके लिए वो ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, दरवाजा कम है, विंडो कम है, ऐसा कुछ कंप्लेंट वो कर रहे थे। तो लेकिन हमने वो सब कुछ अभी किया है। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में हम पहला एम्स हमारे दिल्ली में करेंगे। और जैसा आपने कहा कि इसी तरह की व्यवस्था जैसे गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, वैसे राज्य के सेंटर में भी, कैपिटल में एम्स जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस मत के हम है, और हमारे प्रयास भी शुरू है। हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा हुआ है कि हमें अब एक ही साल में 25 राज्यों को एम्स का बजट दे दो, ऐसा नहीं कहा। एक साल में कम से कम 2-3 4-5 कम से कम हमें फंडिंग दे दिया तो एक साल में 4-5 एम्स राज्यों में बनेंगे, और लोगों की इस बारे में व्यवस्था और विश्वास भी दृढ़ होगा। हम संस्थान से आते हैं योग पर। आपने जब उपलब्धियों की चर्चा की तो कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो पहला यूएन ने जो मान्यता दी थी वो एक बड़ी उपलब्धि रही है आपके मंत्रालय की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। हम जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले साल 21 जून को मनाया गया, तकरीबन 1 वर्ष होने वाला है। तो इस 1 वर्ष में आप कितना बदलाव देखते हैं लोगों के नजरिए में वैश्विक स्तर पर, खासकर तब जब यूएन ने मान्यता दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर? इसके बाद में हम साल का रिव्यू हम ले रहे हैं। आप तो अपने दैनंदिन इसमें देखते हैं कि पहले हम जब भी सुबह कुछ 5 बजे या 6 बजे जाते थे एयरपोर्ट पे, तो उसी रास्ते पर हमसे 50 जगह तो लोग योग करते दिखाई दे रहे हैं। मैं लोधी गार्डन के सामने रहता हूँ। जो लोधी गार्डन में जब सुबह जाता हूँ तो हम दिखते कि एक ही जगह ऐसी खाली नहीं होती जहाँ योग नहीं करते। इस तरह की जागृति लोगों में आ गई है। और इतना ही नहीं कि
कि इसके असर कहीं एक दो चार सालों के बाद आपको दिखाने पड़ेंगे। मैं इसका दावा भी कर सकता हूं कि हमारा हेल्थ का बजट भी, यदि इसी तरह से योग अपनाएंगे लोग, तो हमारा इसका हेल्थ का बजट भी कम होते जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं जब कभी हम बाहर जाते हैं तो इस साल में इतने लोक संख्या का कार्यक्रम हो गया, इस साल हम डबल संख्या से कार्यक्रम करके, ऐसा एक इंथुसियाज्म लोगों में भरा हुआ है और उसके बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं। मैं एक साल पहले योग करने से पहले मैं कैसा था और आज मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे सामने आ रहे हैं। और एक ही यह है कि योग एक ही ऐसी प्रिवेंटिव है को रोग को दूर रख सकती है, यही मेरा विश्वास है। सर, पिछले साल 21 जून को जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, अब इस साल मनाया जाना है। पिछली बार भी सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद हुआ था, इस बार ओम के उच्चारण को लेकर विवाद सामने आ रहा है, क्या कहना? कैसे कहे कुछ पता नहीं। ये तो इस साल में जो प्रोटोकॉल है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। बदलाव खाली 2-3 आसन हमने उसमें ज़्यादा डाले हैं और जो 30 मिनट का कार्यक्रम था वो हमने 45 मिनट्स का किया हुआ है। और ये जो कुछ प्रोटोकॉल वैसा ही था उसी के वैसे ही रखा हुआ है। और ये जो प्रोटोकॉल बनाया है, ये जो कार्यक्रम, एक कमेटी हमने गठित कर दी। नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने या आयुष मंत्रालय ने, हमने वो कार्यक्रम तय नहीं किया, वो उसी कमेटी जो है वही कमेटी कर रही है। गए साल में भी यही विवाद तो था, सूर्य नमस्कार उसमें नहीं था, लेकिन उसके बाद हमने बवाल खड़ा कर दिया, हमने उसका खंडन कर दिया, बाबा सूर्य नमस्कार यहाँ नहीं है। और हो तो भी क्या है, सूर्य से हम रोशनी लेते हैं तो उसको नमस्कार करने में क्या है, तो भी हमने निकाल दिया। और ओम का जो विषय आ रहा है वो जैसे गए साल में था वैसे के वैसे इस साल में है। और ओम ये क्या किसी धर्म की, किसी जात की, किसी बपौती नहीं है वो, ये तो इसको हम बोलते हैं उसको प्रीमोडियल साउंड है। तो जब ब्रह्मांड तैयार हो गया तभी से ये साउंड है, सबके हित का है, जो करेगा। यानी योग का, ये तो योग में से ये ओम निकाल दिया तो वो खाली एक्सरसाइज रहेगा, योग नहीं रहेगा। इसलिए ये किसी धर्म का नहीं है। तो भी हमने लास्ट साल में अपील किया था कि बाबा आपको ओम चांट करने में, या शुरू में है वो शुरू में जो कुछ मंत्र है वो मंत्र का भी असर अलग है ना, ये दोनों मिला के योग बनता है। तो इसलिए किसी को उसके बारे में कोई ये होगा, लेने में कोई अड़चन होगी, तो हमने कंपल्सरी नहीं किया। आप मत ले लो, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं, आप मत ले लो। इसकी जगह आपके कुछ मन का एक आपकी कोई देवता होगी, उसी का नाम ले लो और कोई नाम ले लो। हमें किसी के ऊपर आसक्ति नहीं की है। और इसलिए ये इसके ऊपर इस तरह का ऑब्जेक्शन लेना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। ये तो खाली पॉलिटिकल विरोध है, ऐसा मुझे लगता है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि जो विरोधी दल हैं उनका ये आरोप है कि केंद्र सरकार योग के बहाने हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो थोप रही है। ये सवाल ही नहीं है ना। अभी 199 कंट्री में से 191 कंट्री ने योग किया। उसमें मुस्लिम कितनी कंट्री पता है आपको? 77 मुस्लिम कंट्री थी उसमें। इस साल में भी वही कंट्री फिर योग करेंगे। ये कोई मुसलमान अलग है, ये कोई यहाँ के कोई अलग है, ऐसा कुछ नहीं ना। और धर्म का कहाँ नाता है? इसे धर्म से क्या लेना देना है? आपके वैयक्तिक जीवन का जो कोई स्तर आपको बढ़ाना चाहिए, आप निरोगी बनना चाहिए, इसी के लिए योग है। योग सबको जोड़ता है, लेकिन ये जो कोई ऑब्जेक्शन लेता है ये सबको तोड़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए जोड़ो, नेचर से जोड़ो, अपने परमात्मा के लिए जोड़ दो, लेकिन तोड़ो मत। ये विरोध है, पॉलिटिकल विरोध करना है, और आगे बहुत फील्ड है, वहां करेंगे ना। इलेक्शन है वहां लड़ेंगे, वहां विरोध करेंगे, लेकिन योग में राजनीति लाना सही नहीं है। इसी से जुड़ा सवाल कि जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाला है, पिछले योग दिवस से क्या अलग होगा, क्या कुछ नया प्लान कर रहे हैं? हाँ, नया हमने कार्यक्रम 15 मिनट के लिए बढ़ाया। ये ऐसा कि गए साल में हमें वक्त थोड़ा कम मिला था, इसीलिए सभी जो योगा स्कूल है, सभी जो योगा के जुड़े हुए जो संगठन है, सबको हमने जोड़ा है। और सभी लोग उत्साह से इस बार योग का जो दिन है वो अच्छी तरह से मनाएंगे। और इस बार हमने जगह भी चेंज किया है, क्योंकि हर राज्यों में, हर एक साल हर अलग राज्य में हम करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। और इस बार हमने चंडीगढ़, मेन प्रोग्राम वो चंडीगढ़ में होगा। दिल्ली में बाकी कॉन्फ्रेंस होंगे और कुछ होंगे, योग की ओलंपियाड हो जाएगी, ये सब कार्यक्रम दिल्ली में होंगे। अगले साल में हम कहीं दूसरे राज्य में, हरियाणा करेंगे, राजस्थान करेंगे, पंजाब करेंगे, जैसा कौन ले सकता है। क्योंकि हमको योग तो सबको जोड़ता है, लेकिन हमको
योग के जरिए राज्यों को भी, देश को भी जोड़ने का काम इसमें से करें। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक से। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी योग को लेकर। इसी से जुड़ा यह सवाल है कि योग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आपके मंत्रालय ने क्या कदम उठाया, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में बहुत संभावना बताई जा रही है कि आने वाले समय में बहुत इससे फायदा हो सकता है टूरिज्म। हिंदुस्तान, ऐसे तो वर्ल्ड से कई टूरिस्ट लोग हिंदुस्तान में आते हैं। मैं जिस राज्य से आता हूँ, गोवा स्टेट, उसको गोवा राज्य बोलते हैं, वहाँ तो फॉरेनर की ऐसी लाइन ही रखती है। और इसलिए जैसा आपने पूछा कि योग किस तरह से उसका योग हम टूरिज्म में यूज़ करेंगे, तो हमने एक वेलनेस टूरिज्म के नाम पे यदि ऐसी कुछ व्यवस्था की है, हमने शुरुआत भी की है। हमारे गोवा में हमने एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा प्रपोजल हमारा पाइपलाइन में है, और वहाँ सर्टिफिकेशन होगा, कॉलेज टाइप होगा, और वहाँ एक उच्च स्तरीय योग जो है वहाँ सीखने के लिए टूरिस्ट तो आते ही है। यदि ये फैसिलिटी वहाँ हो गई तो योगा से जो वेलनेस है, जो उसका जो ट्रीटमेंट भी है वो होगा, वहाँ हॉस्पिटल होगा, योगा पढ़ाने की बात होगी, योगा सर्टिफिकेशन की बात होगी। इस तरह से एक इस तरह के हमने गोवा में अभी शुरू किया है, प्रपोजल अभी शुरू हो जाएगा, DPR बन रहे हैं। इसी तरह के कई जो टूरिज्म के जो कई राज्य आते हैं, उनको इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन हम वहाँ शुरू करेंगे। और जो प्राइवेट संस्था भी है वो तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से हेल्थ से जुड़ा हुआ यदि टूरिज्म हम दोनों इकट्ठा करें तो निश्चित तौर से ठीक हो जाएगा। और फिर भी हमने इसी के लिए एक रिक्वेस्ट PM को हम पत्र लिखेंगे कि ऐसे 4-5 मिनिस्ट्री जो है, एक तो टूरिज्म मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, यानी ये सब ऐसा जोड़ के एक ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री बना के इस वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से काम करें। सर, ऐसा देखने को मिला है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली है, उसमें आकर्षण बढ़ा है लोगों में योग को लेकर। लेकिन एक बड़ी समस्या है जिसका हम आपने पहले जिक्र भी किया कि योग के ट्रेंड शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों और दुनिया भर में उनकी आपूर्ति करने वाला देश भारत बन सके। इस दिशा में क्या पहलू, क्योंकि हम जानते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया भर में योग को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो ट्रेंड शिक्षक जो है ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने होंगे जो जाके दुनिया भर में योग सिखा सके। एक बहुत से स्कूल्स ऑफ योगा है, अपने एक तरीके से वो योग अपने पढ़ाया, आज तक वो परंपरा चालू है। लेकिन सरकार ने अभी एक नया स्कीम किया है, जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसको हमने ऑथराइजेशन दिया है कि ये जो, और वो कंपलसरी नहीं है, जिसको चाहिए वो भारत सरकार की यदि सर्टिफिकेट चाहिए तो उन्होंने वहाँ एग्जाम देनी पड़ेगी। एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर, एक गुरु और एक आचार्य, ऐसे चार जो स्तर होते हैं उसकी एग्जाम क्वालिटी काउंसिल में देने की व्यवस्था हमने की है। और सैकड़ों लोग आते हैं वहाँ ये सर्टिफिकेशन करने के लिए, और पास होने के बाद ये इंडिया का सर्टिफिकेट उसको मिलता है कि बाकी किसी NGO का या बाकी कई योगा स्कूल का ऐसा नहीं होगा। ये इसको इसका मानकीकरण करने के लिए, एक इसमें लाने के लिए ये हमारे प्रयास अभी शुरू हो गए। सर, हम बात योग की कर रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नियमित योग करते हैं। आप भी योग करते हैं क्या? जरूर, मैं तो गए 30 सालों से योग कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है, तो मेरे अनुभूति है आपका फायदे। हाँ या भाई, इसके फायदे क्या है तो मैं एक आदमी हूँ जो कई को बता सकूंगा कि जो दिन में जो मुझे एनर्जी चाहिए काम की, हमने 18-20 घंटे तो काम हर रोज होता ही है। और कहीं भी उसकी थकावट हो या वो ऐसा कोई, क्योंकि सुबह हम 1 घंटा, पौना घंटा से 1 घंटा योग और प्राणायाम करते हैं ताकि पूरी एनर्जी दिन के लिए जो चाहिए उसमें मिलती है। और बाकी ये होने के बाद जो कोई डिसीज है
वो हमारे आसपास ही नहीं भटक पाए। सर, हमने आयुष मंत्रालय की उपलब्धियों पर बात की, बहुत सारे और मुद्दे और सवाल थे जिन पर बात करनी थी, लेकिन समय की कमी है। अंतिम सवाल जरूर पूछेंगे, वो ये कि आगे की 3 वर्ष की कार्य योजना क्या है? चूंकि पिछले 2 वर्ष की आपने उपलब्धियां बताई, 3 वर्ष की कार्य योजना क्या है आपको, और चुनौती आपको क्या लगता है सबसे बड़ी रहने वाली है? यही तो चुनौती यही है कि हमने आज शुरुआत की है। आज कई लोग जो आयुर्वेदा का हो या योगा को, ये तो उनका अज्ञान के कारण विरोध करते हैं, लेकिन आने वाले 3 साल में हर एक के दिमाग में योगा या आयुर्वेदा की स्थिति जो है, वो स्थिति स्पष्ट रूप से हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश हमारी आगे इसमें होगी। और योगा के साथ साथ आयुर्वेदा भी, जैसा आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आयुर्वेदा या योगा अभी पहुँच गया है, तो साझे कार्यक्रम हम सब लोग मिलके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हम मिलके करेंगे, और इसके तरफ पूरे दुनिया में योग जो छाएगा। जैसा गांव में एक वेलनेस सेंटर ऐसा होगा कि उसी के जरिए ये सब बातें लोगों को पहुंचेगी, जैसे वैसे दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारा आयुर्वेदा का, योगा का फैलाव जो है अगले 3 साल में हम करने की हमारी कोशिश होगी। उम्मीद करते हैं सर आपकी जो प्रयास हो वो सफल हो आने वाले समय में। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।